आज की क्लास में KVS NGS Tier 2 के अंतर्गत हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है उसमें जो भी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। अठारहवीं सदी से लेकर वर्तमान तक की प्रमुख वैश्विक घटनाओं का अध्ययन जो है हम भारत और समकालीन विश्व, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड में अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक यूरोप और भारत में राष्ट्रवाद, औद्योगिकीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विषयों के माध्यम से भारत पर उनके ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक प्रभाव को समझाती है। पुस्तक के मुख्य विषय हिंदी में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में यूरोपीय देशों का एकीकरण और क्रांति। भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, गांधी जी का उदय और स्वतंत्रता संग्राम। भूमंडलीय विश्व का बनना, विश्व व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। औद्योगिकीकरण का युग, औद्योगिक क्रांति, मशीनें और भारतीय कारीगरों पर इसका प्रभाव। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट संस्कृति का प्रसार और सामाजिक धार्मिक सुधार को हम पढ़ेंगे। अध्याय 4 के अंतर्गत हम औद्योगिकीकरण का युग को हम उदाहरण से समझते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि 17वीं से 18वीं सदी में भारतीय कपड़े का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दबदबा था, लेकिन बाद में ब्रिटिश औद्योगिकीकरण ने भारतीय बुनकरों को नुकसान पहुंचाया और 19वीं सदी में स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें आईं। भारत और समकालीन विश्व 2 कक्षा 10 इतिहास मुख्य रूप से यूरोप और भारत में राष्ट्रवाद के उदय, औद्योगिकीकरण और आधुनिक विश्व के निर्माण की प्रक्रियाओं को कवर करती है। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं। अध्याय और मुख्य बिंदु। इसके अंतर्गत हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्र राज्यों का गठन, क्रांतियाँ और स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। भूमंडलीय विश्व का बनना के अंतर्गत हम वैश्विक व्यापार, उपनिवेशवाद और अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे। औद्योगिकीकरण का युग के अंतर्गत हम औद्योगिक क्रांति, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और औद्योगिक शक्तियों का उदय का अध्ययन करेंगे। मुद्रित संस्कृति और आधुनिक दुनिया के अंतर्गत हम प्रिंट संस्कृति का विकास और विचारों का प्रसार का अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के अंतर्गत हम 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1928 साइमन कमीशन का विरोध, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। यह पाठ्यक्रम विश्व और भारत के बीच अंतर संबंधों को समझने में मदद करता है। कक्षा 10 इतिहास, भारत और समकालीन विश्व 2 का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होकर 19वीं सदी में जर्मनी और इटली के एकीकरण तक के सफर को दर्शाता है। यह निरंकुश शासकों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों नेशन स्टेट्स की स्थापना,
सामूहिक पहचान, उदारवादी विचारधारा और नेपोलियन के सुधारों की व्याख्या करता है। प्रमुख बिंदु, की पॉइंट्स। फ्रांसीसी क्रांति 1789 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जिसने सत्ता राजतंत्र से नागरिकों के समूह में स्थानांतरित की। सामूहिक पहचान। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि ला पैट्री और नागरिक ली सिटोयन जैसे विचारों के माध्यम से सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की। नेपोलियन की संहिता 1804। नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाया, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए और कानून के समक्ष समानता स्थापित की। यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के उदारवादी राष्ट्रवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, निरंकुश शासकों की समाप्ति और निजी संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया। रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म। 1815 के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित थीं, जो पुराने पारंपरिक संस्थानों को बनाए रखना चाहती थीं। राष्ट्रों का निर्माण। जर्मन एकीकरण 1866 से 1871 प्रशिया के नेतृत्व में हुआ, जिसके प्रमुख नेता ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। इटली का एकीकरण मैजीनी, कावोर और गैरीबाल्डी के प्रयासों से हुआ, जो ऑस्ट्रियाई नियंत्रण से मुक्त हुआ। राष्ट्रवाद के प्रतीक। मारियान फ्रांस और जर्मेनिया जर्मनी को राष्ट्रों के रूपक के रूप में चित्रित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए? नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार कैसे किए? जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। यह अध्याय बताता है कि कैसे राष्ट्रवाद ने यूरोप के नक्शे को बदल दिया और आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव रखी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, जिसने संप्रभुता को राजतंत्र से हटाकर नागरिकों के समूह में स्थानांतरित कर दिया। इसने पितृभूमि ला पैट्री और नागरिक ली सिटोयन जैसे विचारों के माध्यम से सामूहिक पहचान बनाई, नया झंडा चुना और समान कानून व साझा भाषा लागू कर एक आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। राजनीतिक बदलाव। 1789 में क्रांति के बाद प्रभुसत्ता निरंकुश राजा से छीनकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को सौंप दी गई। सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी। क्रांतिकारियों ने ला पितृभूमि और ले सिटोयेन नागरिक के विचारों पर जोर दिया, जिससे एक संयुक्त समुदाय यूनाइटेड कम्युनिटी बना। प्रतीक और नीतियाँ। राजसी ध्वज को हटाकर एक नया फ्रांसीसी तिरंगा ट्राई कलर चुना गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। प्रशासनिक और कानूनी सुधार। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, समान कानून, इक्वल लॉज, समान भार और मापन की व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित कर पेरिस की फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की भाषा बनाया गया। राष्ट्र का निर्माण के अंतर्गत घोषणा की गई कि अब लोग ही राष्ट्र का गठन करेंगे और उनकी नियति तय करेंगे। यूरोप में फैलाव। फ्रांस की घटनाओं से प्रेरित होकर
यूरोप के विभिन्न शहरों जैसे ब्रुसेल्स मेंज में शिक्षित मध्यम वर्ग ने जैकोबिन क्लब स्थापित किए, जिससे राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में फैला। नेपोलियन और नागरिक संहिता 1804 नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत लागू किए। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। सामंती व्यवस्था फेडरल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रवाद का विचार द आइडिया ऑफ द नेशन। क्रांति ने यह विचार दिया कि राष्ट्र केवल एक भूभाग नहीं बल्कि नागरिकों का एक समूह है जो एक समान संविधान के अंतर्गत रहते हैं और अपनी नियति खुद तय करते हैं। कक्षा 10 इतिहास एनसीईआरटी का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में यूरोपीय राष्ट्र राज्यों के निर्माण की व्याख्या करता है। यह फ्रांसीसी क्रांति, उदारवादी विचारधारा, नेपोलियन के सुधारों और इटली जर्मनी के एकीकरण यूनिफिकेशन के माध्यम से निरंकुश शासनों से लोकतांत्रिक राष्ट्रों की ओर बढ़ने की कहानी बताता है। मुख्य बिंदु की हाइलाइट्स। फ्रेडरिक सरियू 1848 में फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के सपनों को दर्शाने वाले 4 चित्रों की श्रृंखला तैयार की। राष्ट्रवाद की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति 1789 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, जिसने संप्रभुता को राजशाही से नागरिकों के समूह में स्थानांतरित किया। नेपोलियन कोड 1804 जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए, समानता स्थापित की और प्रशासनिक सुधार किए। उदारवादी राष्ट्रवाद 19वीं सदी में मध्यम वर्ग द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और मुक्त बाजार की मांग की गई। रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म 1815 के अंतर्गत वाटरलू में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों ने रूढ़िवादी व्यवस्था वियना संधि लागू की, जिसका उद्देश्य पुरानी व्यवस्था बहाल करना था। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 उदारवादियों और राष्ट्रवादियों द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों की मांग में वृद्धि। राष्ट्र का निर्माण। जर्मनी प्रशिया के नेतृत्व में ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। इटली जूसेप्पे मैत्सिनी, काउंट काउर और जूसेप्पे गैरिबाल्डी के प्रयासों से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादी समूह साम्राज्यवादी बन गए, विशेष रूप से बाल्कन क्षेत्र में, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे सामूहिक पहचान, संस्कृति और कला जैसे रूपक जर्मनिया और मारियान ने यूरोप में राष्ट्र राज्यों की नींव रखी। एनसीईआरटी कक्षा 10 इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत क्रांतियों का युग 1830 से 1848 द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848 एक महत्वपूर्ण विषय है। यह काल यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्थाओं, कंजर्वेटिव रेजिम्स के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादियों, लिबरल नेशनलिस्ट्स के संघर्ष का गवाह बना। इस कालखंड की मुख्य घटनाओं का हिंदी विवरण यहाँ दिया गया है। क्रांतियों का दौर। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848। संदर्भ 1815 में वियना कांग्रेस, ट्रिएटी ऑफ वियना के बाद
यूरोप में रूढ़िवादी मोनार्चियल शक्तियाँ मजबूत हो गई थी। इसके विपरीत शिक्षित मध्यम वर्गीय अभिजात वर्ग ने उदारवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। नेतृत्व। इस क्रांति का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों, जिनमें प्रोफेसर, स्कूल शिक्षक, क्लर्क, व्यावसायिक मध्यम वर्गीय लोग शामिल थे, ने किया। जुलाई क्रांति 1830 फ्रांस। पहला विद्रोह जुलाई 1830 में फ्रांस में हुआ। वियना कांग्रेस के बाद बहाल किए गए बोरबॉन राजाओं, बोरबॉन किंग्स को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप बना। प्रतिक्रिया। मेटरनिख। ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिख ने एक बार कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे पता चलता है कि फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। बेल्जियम की क्रांति। जुलाई क्रांति के कारण ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर बेल्जियम स्वतंत्र हो गया। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान, ग्रीस 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1821 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। रोमानिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों से नहीं हुआ। संस्कृति, कला, काव्य, कहानियों और संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमांटिकवाद, रोमांटिसिज्म, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। उदाहरण: जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति वहाँ के आम लोगों, दास वोल्क में निहित है। लोकगीतों, लोक काव्यों और लोक नृत्यों के माध्यम से वोल्कजिस्ट राष्ट्र की सच्ची आत्मा को जीवित किया गया। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 के दशक में यूरोप में भारी आर्थिक तंगी थी। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या बढ़ी तो शहरों में रोजगार की कमी हो गई। ग्रामीण पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहर की झुग्गी बस्तियों में आने लगे। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, छोटे उत्पादक इंग्लैंड से आए मशीन निर्मित सस्ते सामानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। खराब फसल, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, जिससे गरीबी और भुखमरी फैल गई। 1848 की क्रांति। इन घटनाओं के कारण 1848 में पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर होना पड़ा। 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 की क्रांति ने फ्रांसीसी राजशाही को उखाड़ फेंका और एक गणतंत्र रिपब्लिक की स्थापना की। जर्मनी में क्रांतियाँ। अन्य यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी में उदारवादी मध्य वर्ग ने संविधानवाद और राष्ट्रीय एकता की मांग की।
फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मन क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय पेशेवरों व्यापारियों ने फ्रैंकफर्ट में एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए मतदान किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान लिया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार किया, लेकिन राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ ने इसे अस्वीकार कर दिया। महिलाओं की भूमिका। महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, अपने अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकें की, लेकिन उन्हें संसद में मताधिकार से वंचित रखा गया। निष्कर्ष। क्रांति के परिणाम। यद्यपि 1848 के उदारवादी आंदोलनों को दबा दिया गया, लेकिन वे पूरी तरह विफल नहीं हुए। रूढ़िवादी राजाओं को यह समझ में आ गया कि अब दमन के बल पर शासन करना कठिन होगा। 1848 के बाद उदारवादी आंदोलनों के कारण रूढ़िवादियों ने उन बदलावों को अपनाना शुरू कर दिया जो पहले ही पश्चिमी यूरोप में आ चुके थे। इसी के चलते आगे चलकर जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हुआ। भारत और समकालीन विश्व युद्ध 2 के अंतर्गत जर्मनी और इटली का निर्माण, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह अध्याय बताता है कि कैसे बिखरे हुए राज्य एक संगठित राष्ट्र के रूप में उभरे। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से प्रशिया के नेतृत्व में हुआ था। प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं। उन्होंने रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। युद्ध। 7 वर्षों के दौरान 3 प्रमुख युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ लड़े गए, जिनमें प्रशा की जीत हुई। घोषणा। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। महत्व। नए जर्मन राष्ट्र ने अपनी मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी राजघराने का शासन था। प्रमुख व्यक्तित्व। ज्यूसेप्पे मेज़िनी। उन्होंने यंग इटली जैसे गुप्त संगठनों के माध्यम से एकता का विचार फैलाया। काउंट कैवूर, उन्होंने फ्रांस के साथ कूटनीतिक गठबंधन करके ऑस्ट्रियाई सेना को हराया। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, उन्होंने रेड शर्ट्स नामक सशस्त्र स्वयं सेवकों के माध्यम से दक्षिणी इटली को मुक्त कराया। एकीकरण। 1861 में विक्टर इमैनुएल II को एकत्रित इटली का राजा घोषित किया गया। चुनौती। इटली की अधिकांश जनता अनपढ़ थी और वे इटालिया शब्द से अनजान थे। वे ला टालिया को विक्टर इमैनुएल की पत्नी मानते थे।
की डिटेल्स रिगार्डिंग विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र का दृश्य चित्रण इन हिंदी। अवधारणा कॉन्सेप्ट, 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक नारी रूप फीमेल अलेजरी में चित्रित किया जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों का प्रतीक थी। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द नेशन। राष्ट्रवाद का पहला स्पष्ट प्रकटीकरण 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया, जिसने संप्रभुता को राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों की एक संस्था में स्थानांतरित कर दिया। यूरोप में महिला रूपक फीमेल अलेजरीज इन यूरोप। जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक बनाया गया जो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। फ्रांस, मारियान को चित्रित किया गया जो जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करता है। भारत में राष्ट्र का चित्रण, विजुअलाइजिंग द नेशन इन इंडिया। भारत माता, 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान को भारत माता की छवि या पेंटिंग से जोड़ा गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पहली छवि बनाई। कक्षा 10 इतिहास एनसीईआरटी के भारत और समकालीन विश्व युद्धों के पहले अध्याय में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म 19वीं सदी के अंत में यूरोप में राष्ट्रवाद के आक्रामक रूप लेने और साम्राज्यवाद से जुड़ने की कहानी बताता है। 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में तनाव, प्रमुख शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और उपनिवेशों की होड़ के कारण प्रथम विश्व युद्ध 1914 की नींव पड़ी। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म इन मुख्य बिंदु। राष्ट्रवाद का आक्रामक रूप 1871 के बाद 19वीं सदी के अंतिम दौर में राष्ट्रवाद उदारवादी और लोकतांत्रिक भावनाओं से दूर होकर संकीर्ण और आक्रामक विचारधारा बन गया। बाल्कन तनाव, यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे प्रमुख क्षेत्र बाल्कन था। यह भौगोलिक और जातीय विविधता वाला क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया आदि शामिल थे। साम्राज्यवाद का उदय, जब बाल्कन क्षेत्रों ने ओटोमन साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्रता की घोषणा की तो वे आपस में लड़ने लगे। साथ ही रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जैसी बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने बाल्कन के मामलों में हस्तक्षेप किया ताकि वे अन्य क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य बढ़ा सकें। प्रथम विश्व युद्ध की ओर, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जुड़कर यूरोपीय ताकतों को 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के महाविनाश की ओर ले गया। एंटी इंपीरियल मूवमेंट, यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के खिलाफ विभिन्न देशों में लोग स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी एंटी इंपेरियलिस्ट आंदोलनों का जन्म हुआ। मुख्य अंतर डिफरेंस, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म अपने देश के प्रति निष्ठा और संप्रभुता सोवरेनिटी की भावना। साम्राज्यवाद इंपेरियलिज्म एक शक्तिशाली देश द्वारा
अन्य कमज़ोर देशों पर सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना शासन या अधिकार बढ़ाना। परीक्षा के लिए प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1871 के बाद यूरोपीय राष्ट्रवाद में क्या बदलाव आए? बाल्कन क्षेत्र में तनाव के क्या कारण थे? राष्ट्रवाद किस प्रकार साम्राज्यवाद में बदल गया और प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना? भारत में राष्ट्रवाद मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ 19वीं और 20वीं सदी में विकसित हुआ, जो दमनकारी नीतियों, आर्थिक शोषण और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के कारण पैदा हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह एक अहिंसक जन आंदोलन सत्याग्रह में बदल गया, जिसने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से 1947 में स्वतंत्रता हासिल की। भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख पहलू। उदय के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भेदभाव, भारी कर और अत्याचार ने भारतीयों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। गांधीवादी युग। गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रवाद ने व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में उपयोग किया। मुख्य आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा। सांस्कृतिक और प्रतीक। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज, गान और प्रतीकों का उपयोग किया गया, जिन्होंने विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में पिरोया। परिणाम। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, जो समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रवाद ने देश को एक सूत्र में बांधकर औपनिवेशिक शासन का अंत किया, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक अद्वितीय उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 एक वैश्विक संघर्ष था, जो मित्र देशों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य के बीच लड़ा गया। 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रियाई आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख विवरण। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाइलाइट्स। अवधि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918, लगभग 52 महीने। अन्य नाम। इसे महान युद्ध, द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य कारण साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुटीय गठबंधन और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। दो खेमे। मित्र राष्ट्र एलाइड पावर्स फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और 1917 से अमेरिका।
केंद्रीय शक्तियाँ सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया। परिणाम, केंद्रीय शक्तियों की हार, वर्साई की संधि द्वारा युद्ध का युद्ध का वर्साई की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। चार बड़े साम्राज्यों रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानिया का अंत हुआ। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानिया का अंत हुआ। यूरोप की सीमाएं बदली और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। भारत की भूमिका, तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण भारतीय सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से बड़े पैमाने पर भाग लिया और अपनी जान गंवाई। युद्ध के प्रमुख प्रभाव, भारी जनहानि, अनुमानतः 1 करोड़ लोग मारे गए। राजनीतिक बदलाव, यूरोप का मानचित्र बदल गया और कई नए देश बने। आर्थिक संकट, युद्ध के कारण दुनिया भर में आर्थिक मंदी और तबाही हुई। यह युद्ध जमीन, समुद्र और हवा में लड़ा गया और इसने दुनिया की राजनीतिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। 1919 से 1922 के बीच हुए खिलाफत और असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले प्रमुख जन आंदोलन थे। तुर्की के खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया खिलाफत आंदोलन और स्वराज की मांग हेतु कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के साथ अहिंसक तरीके से ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए एकजुट हुए। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। कारण, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद खलीफा मुस्लिमों के धार्मिक नेता के साथ हो रहे अन्याय और तुर्की के विभाजन के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ। नेतृत्व, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी ने किया। उद्देश्य, तुर्की के सुल्तान और पवित्र स्थलों पर खलीफा का अधिकार बनाए रखना। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। कारण, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा। नेतृत्व, महात्मा गांधी। उद्देश्य, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना, स्वराज की मांग, उपाधियों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। संयुक्त आंदोलन 1920 से 22। महात्मा गांधी ने इन दोनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय जन आंदोलन बना दिया जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। अंत, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना, उत्तर प्रदेश में हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने को आग लगाना के कारण हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के परिणाम, राष्ट्रवादी भावना, भारत में पहली बार इतना व्यापक जन आंदोलन हुआ जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। सांप्रदायिक एकता, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया। आर्थिक बहिष्कार,
विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी को बढ़ावा मिला। भारत में राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिक विरोधी भावना से हुआ, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन विशेषकर 1921 के बाद के भीतर अलग अलग समूह थे जिनके लिए स्वराज का अर्थ अलग था। शहरी मध्यम वर्ग, किसान, आदिवासी और बागान मजदूरों ने अपने अपने आर्थिक, सामाजिक और स्थानीय मुद्दों के आधार पर गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया, जो देश की विविधता को दर्शाता है। आंदोलन के भीतर विभिन्न धाराएं, डिफरिंग स्ट्रैंड्स, शहरी मध्यम वर्ग और छात्र। शहरों में आंदोलन ने स्कूल कॉलेज छोड़ने, विदेशी सामान की बहिष्कार और सरकारी नौकरियों के त्याग के रूप में जोर पकड़ा। उनका उद्देश्य सरकारी संस्थानों को ठप करना था। ग्रामीण किसान, अवध जैसे क्षेत्रों में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान जमींदारों और तालुकदारों द्वारा की जाने वाली भारी लगान वसूली और बेगारी बिना वेतन काम के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके लिए गांधी जी के स्वराज का मतलब था कि उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ेगा और जमीन का पुनर्वितरण होगा। आदिवासी और पहाड़ी लोग आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासी लोगों ने ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ विद्रोह किया, जो उन्हें जंगलों में प्रवेश करने और पशु चराने से रोकते थे। बागान मजदूर असम में बागान श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत उन्हें बागानों से बाहर जाने की स्वतंत्रता से था, जो उन्हें अपनी मर्जी से घर लौटने से रोकता था। राष्ट्रवाद का स्वरूप। भारतीय राष्ट्रवाद केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह देश के भीतर व्याप्त सामाजिक बुराइयों, छुआछूत, जाति प्रथा, लैंगिक असमानता को खत्म करने का आंदोलन भी था। हिंदू मुस्लिम एकता, विशेषकर खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के दौरान एक अन्य प्रमुख धारा थी। यह राष्ट्रवाद एक साझा संघर्ष के माध्यम से बना था, जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रवाद भी समाहित था। भारत में राष्ट्रवाद की भावना के उदय और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत की। यह आंदोलन नमक कानून तोड़ने, कर न देने और औपनिवेशिक कानूनों को अहिंसक रूप से तोड़ने के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी सक्रिय विरोध का एक नया चरण था। सविनय अवज्ञा की ओर के मुख्य बिंदु 1922 से 30। असहयोग के बाद की स्थिति। 1922 में चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने से निराशा फैली। स्वराज पार्टी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों में प्रवेश करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1920 के अंत में किसानों को कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों और उच्च करों के कारण भारी कष्ट झेलना पड़ा। साइमन कमीशन 1928। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटिश आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नमक यात्रा 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 240 मील की पैदल यात्रा शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा, जो सरकार के खिलाफ खुलकर सविनय अवज्ञा की शुरुआत थी। आंदोलन के तौर तरीके: नमक कानूनों का उल्लंघन, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना और करों राजस्व चौकीदारी का भुगतान न करना। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया और यह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। भारत में राष्ट्रवाद और सामूहिक अपनेपन, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन के विरोध, संयुक्त संघर्षों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, सांस्कृतिक प्रतीकों, भारत माता की छवि, लोक कथाओं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और इतिहास की पुनर्व्याख्या द्वारा विकसित हुई, जिसने भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा। सामूहिक अपनेपन की भावना के मुख्य कारक: संयुक्त संघर्ष, यूनाइटेड स्ट्रगल्स। जब लोगों ने महसूस किया कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो इससे राष्ट्रवाद की भावना जगी। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों ने विभिन्न समुदायों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट किया। सांस्कृतिक प्रतीक, कल्चरल सिंबल्स। भारत की पहचान को दृश्य रूप से भारत माता की छवि के साथ जोड़ा गया, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक में रचित वंदे मातरम से प्रेरित थी। लोक कथाओं और गीतों का महत्व: रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री जैसे लोगों ने लोक कथाओं, गीतों और वीर गाथाओं को इकट्ठा किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व हुआ और वो एकता के सूत्र में बंधे। इतिहास की पुनर्व्याख्या, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीयों को पिछड़ा बताया था। राष्ट्रवादियों ने इतिहास को फिर से लिखा। यह दिखाया कि प्राचीन काल में भारत कला, विज्ञान और दर्शन में कितना उन्नत था, जिसने लोगों में आत्मविश्वास जगाया। झंडा और प्रतीक। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झंडों जैसे गांधी जी का स्वराज ध्वज का उपयोग राष्ट्र की पहचान को मजबूत करने और लोगों को एक साझा पहचान देने के लिए किया गया। यह प्रक्रिया विविधतापूर्ण भारत को एक ही राष्ट्र के धागे में पिरोने का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रयास थी। आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी का अर्थ मानव द्वारा जीवन यापन के लिए अपनाए गए कार्य, कृषि उद्योग, उनसे उत्पन्न आर्थिक गतिविधियों और उनके सामाजिक प्रभाव का पारस्परिक संबंध। यह ग्रामीण कृषि, पशुपालन और शहरी सेवा उद्योग क्षेत्रों में आय सृजन, रोजगार सुरक्षा, लैंगिक समानता और जीवन स्तर में सुधार जैसे जीविका परियोजना को रेखांकित करता है। आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के प्रमुख पहलू। आजीविका के स्रोत: पारंपरिक रूप से भारत कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प
और वानिकी पर निर्भर रहा है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र सेवाएं और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक परिवर्तन, औपनिवेशिक प्रभाव। इतिहास में ब्रिटिश शासन ने पारंपरिक आजीविका जैसे हस्तशिल्प और कृषि को प्रभावित किया, जिससे लोग नए व्यवसायों की ओर जाने को मजबूर हुए। सामाजिक प्रभाव और विकास। आजीविका का सीधा संबंध सामाजिक स्थिति से है। महिला स्वयं सहायता समूह SHG जीविका जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि लैंगिक असमानता को कम करके उन्हें सशक्त भी बना रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के मुद्दे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कम मजदूरी, रोजगार सुरक्षा का अभाव और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संसाधन के रूप में लोग, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या एक देश के लिए मानव संसाधन के रूप में कार्य करती है, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। महत्व। आजीविका केवल आय का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक सम्मान और कौशल विकास से भी जुड़ी है। ग्रामीण आजीविका के विकल्प जैसे बागवानी न केवल आय बढ़ाते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। कक्षा 10 के इतिहास का एक अध्याय है जो बताता है कि कैसे प्राचीन काल से ही व्यापार, काम, पूंजी और विचारों के आदान प्रदान के जरिए यह दुनिया एक दूसरे से जुड़ती गई। इस प्रक्रिया ने आजीविका, लाइवलीहुड, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर गहरा प्रभाव डाला। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया। मुख्य बिंदु। प्राचीन दौर, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर की यात्राएं करते थे। वे अपने साथ सामान, विचार, हुनर, आविष्कार और बीमारियां भी लेकर चलते थे। सिल्क रूट्स। ये एशिया के विशाल क्षेत्रों को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती व्यापारिक मार्ग थे। इनसे चीनी रेशम, भारतीय मसाले और कीमती धातुएं, सोना, चांदी व्यापार की जाती थी। भोजन की यात्रा। भोजन के माध्यम से भी दुनिया जुड़ी। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर जैसी कई फसलें 500 साल पहले तक हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, जो अमेरिका की खोज के बाद यूरोप और एशिया में आईं। आयरलैंड का इतिहास आलू के अकाल के कारण बदल गया। विजेता, बीमारियां और व्यापार। 16वीं सदी में यूरोपीय विजेताओं ने अमेरिका को उपनिवेश बना लिया। उनके सबसे शक्तिशाली हथियार बंदूकें नहीं, बल्कि चेचक, स्मॉलपॉक्स जैसे कीटाणु थे, जिसने स्थानिक समुदायों का विनाश कर दिया। 19वीं सदी का विश्व, 1815 से 1914। यह वह समय था जब आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलावों ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इस दौरान 3 तरह के प्रवाह, फ्लोज देखने को मिले। व्यापार का प्रवाह, गेहूं या कपड़े का व्यापार। श्रम का प्रवाह, काम की तलाश में लोगों का पलायन। पूंजी का प्रवाह, निवेश के लिए पैसे की आवाजाही। विश्व अर्थव्यवस्था का आकार। ब्रिटेन में जनसंख्या वृद्धि से भोजन की मांग बढ़ी। कान लॉ को खत्म करने के बाद सस्ते खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ गया, जिससे ब्रिटिश कृषि प्रभावित हुई। तकनीक की भूमिका। रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ ने व्यापार को तेज बना दिया। रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों, रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक मांस ले जाना आसान हो गया, जिससे मांस की कीमतें कम हुईं।
उपनिवेशवाद का काला पक्ष। 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशों में व्यापार का विस्तार हुआ, लेकिन इसने स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका छीन ली। रेंडर पेस्ट की महामारी। 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों की बीमारी रेंडर पेस्ट से 90% मवेशी मर गए, जिसने अफ्रीकी लोगों की आजीविका को नष्ट कर दिया और उन्हें यूरोपीय लोगों के लिए काम करने को मजबूर कर दिया। भारत से अनुबंध। इंडेंचर्ड श्रमिक। भारतीय और चीनी मजदूरों को कैरेबियन द्वीप समूह मॉरिशस और फिजी में बागानों और खानों में काम करने के लिए अनुबंधित श्रमिकों के रूप में ले जाया गया। इसे नई दास्ता कहा जाता था। अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था। इंटरवार इकोनॉमी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसने दुनिया में भारी तबाही मचाई। अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता क्रेडिटर बन गया। महामंदी। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई। इसका सबसे बुरा असर भारतीय किसानों पर पड़ा, क्योंकि सरकार ने लगान कम नहीं किया। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना की ताकि वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। निष्कर्ष। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हमें दिखाता है कि आज का वैश्वीकरण रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह सदियों के व्यापार, माइग्रेशन, प्रवासन, उपनिवेशवाद और तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम है। इसने न केवल अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा, बल्कि जीवन के तौर तरीकों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। पूर्व आधुनिक विश्व। प्री मॉडर्न वर्ल्ड 16वीं शताब्दी से पहले का युग था, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय व्यापार जैसे सिल्क रूट और धार्मिक सांस्कृतिक आदान प्रदान से चिन्हित था। यह युग सिल्क रूट के माध्यम से भारत, चीन और यूरोप के बीच मसाला, रेशम, ज्ञान और बीमारियों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है, जिसने वैश्वीकरण की नींव रखी। पूर्व आधुनिक विश्व। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के मुख्य पहलू। वैश्वीकरण की शुरुआत। यह प्रक्रिया सदियों से चल रही थी, जब यात्री, व्यापारी और धर्मगुरु ज्ञान, अवसर और व्यापार के लिए लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। सिल्क रूट्स। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। इनके द्वारा चीन से रेशम और भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले व कपड़े का व्यापार होता था। सांस्कृतिक और भौगोलिक आदान प्रदान। यात्रियों के साथ सामान के अलावा विचारत नेक आविष्कार और कीटाणु बीमारियां भी फैले। सिल्क रूट्स ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। इनके द्वारा चीन से रेशम और भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले व कपड़े का व्यापार होता था। सांस्कृतिक और भौगोलिक आदान प्रदान। यात्रियों के साथ सामान के अलावा विचारतनीक आविष्कार और कीटाणु बीमारियां भी फैलें।
भोजन का सफर व्यापार के कारण ही आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च जैसी फसलें दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंची। 16वीं सदी का बदलाव। यूरोपीय नाविकों द्वारा एशिया के लिए समुद्री मार्ग खोजने और अमेरिका की खोज के बाद पूर्व आधुनिक दुनिया सिकुड़ गई और विश्व के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। यह वह दौर था जब दुनिया के विभिन्न हिस्से व्यापार और प्रवास माइग्रेशन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे थे, जिसे अक्सर शुरुआती वैश्वीकरण कहा जाता है। 1815 से 1914 के बीच की 19वीं शताब्दी आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों का एक युग था जिसने आधुनिक विश्व की नींव रखी। इस दौरान औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशिक विस्तार, अफ्रीका या एशिया और तीव्र प्रवास 50 मिलियन यूरोपीय प्रवास ने विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ा। मशीनों, रेलवे और टेलीग्राफ के विकास से उत्पादन और व्यापार में अभूतपूर्व बदलाव आए। उन्नीसवीं शताब्दी 1815 से 1914 की मुख्य विशेषताएं। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। नई तकनीकों जैसे स्टीम इंजन ने उत्पादन और परिवहन को बदल दिया। उपनिवेशवाद का विस्तार, कॉलोनियल एक्सपेंशन। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका और एशिया के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे संसाधनों का दोहन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ। वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय, व्यापार, प्रवास, 50 मिलियन लोग और पूंजी के प्रवाह ने विश्व को आपस में जोड़ा। अनुबंधित श्रमिक, इंडेंचर्ड लेबर। भारत सहित विभिन्न देशों से मजदूरों को अनुबंध एग्रीमेंट के तहत बंधुआ मजदूर के रूप में बागानों और खानों में काम करने के लिए भेजा जाता था। तकनीकी प्रगति, परिवहन में तेजी, टेलीग्राफ और प्रशिक्षित जहाज़ों, रेफ्रिजरेटेड शिप्स ने मांस जैसी जल्दी खराब होने वाले सामानों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाया। राजनीतिक बदलाव, यूरोप में जर्मनी और इटली का एकीकरण, नेपोलियन का पतन और लोकतंत्र या राष्ट्रवाद की भावना का उदय। यह काल आधुनिकता की शुरुआत और वैश्विक भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच की अवधि 1919 से 39 को अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था, इंटरवार इकोनॉमी कहा जाता है, जो गहरे संकट, युद्ध पश्चात पुनर्प्राप्ति और 1929 की महामंदी के लिए जानी जाती है। इस दौर में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भारी क्षति हुई, औद्योगिक पुनर्गठन, उच्च बेरोजगारी और अमेरिका का वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलू, की एस्पेक्ट्स। युद्ध पश्चात पुनर्प्राप्ति, पोस्ट वार रिकवरी। युद्ध के पश्चात ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को भारी आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ा और औद्योगिक उत्पादन कम हो गया था और ऋण का बोझ बढ़ गया था। महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन 1929। यह इस युग का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जो 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट के क्रैश होने से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। औद्योगिक बदलाव, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। युद्ध के दौरान भारी मात्रा में हथियारों, टैंकों और हवाई जहाज़ों का उत्पादन हुआ। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से नागरिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए बदलना पड़ा।
अमेरिका का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लेनदार क्रेडिटर देश के रूप में उभरा और वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र यूरोप से हटकर अमेरिका की ओर स्थानांतरित हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑन इंडिया। युद्ध के कारण भारत में ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय काफ़ी बढ़ गया। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट लाभ पर करों में वृद्धि की गई, जिससे भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ा। यह अवधि आर्थिक अस्थिरता, उच्च मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी और अंततः फासीवाद के उदय और दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित रीबिल्डिंग करने के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ब्रेटन वुड्स सिस्टम अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना था। 1944 में IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई। पश्चिमी देशों ने तेजी से औद्योगिक विकास किया, जिससे स्वर्ण युग, गोल्डन एज की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था की बहाली। पोस्ट वार ईरा। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944। इसका उद्देश्य औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। इसने दो प्रमुख संस्थाओं को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF सदस्य देशों के बाहरी घाटे और अधिशेष सरप्लस एंड डेफिसिट को संभालने के लिए। विश्व बैंक IBRD युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन के लिए ऋण देने हेतु। स्थिर विनिमय दर प्रणाली। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत मुद्राएं, विशेषकर डॉलर, सोने की कीमत से स्थिर रूप से जुड़ी हुई थी। विकास का युग 1950 से 1970। युद्ध के बाद की अवधि में पश्चिमी देशों और जापान में तेज औद्योगिक विकास और व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण और पुनर्निर्माण। अमेरिका और यूरोप में विकास के कारण जीवन स्तर में सुधार हुआ, जिसे स्वर्ण युग कहा गया। चुनौतियाँ। हालांकि कई विकासशील देशों को लगा कि इस प्रणाली में कुछ बड़े देशों का ही दबदबा है। युद्ध के बाद के इस दौर ने वैश्विक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने में मदद मिली। औद्योगिकरण का युग। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक कालखंड है, जिसमें उत्पादन हाथ से बदलकर मशीन आधारित कारखाना प्रणाली में बदल गया। इसने कृषि अर्थव्यवस्था को औद्योगिक रूप दिया, तकनीकी विकास किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन, शहरीकरण और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण के प्रमुख पहलू। आदि औद्योगिकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। कारखानों के आने से पहले ही यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारियों द्वारा कारीगरों से बड़े पैमाने पर उत्पादन कराया जाता था, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए था। क्रांति की शुरुआत। सबसे पहले इंग्लैंड में 1760 से 1780 के आसपास कपड़ा उद्योग में नई मशीनों, स्पिनिंग जेनी, भाप का इंजन के आने से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। कारखाना प्रणाली, फैक्ट्री सिस्टम। उत्पादन घरों से निकलकर एक छत के नीचे कारखानों में होने लगा, जिससे गुणवत्ता पर बेहतर नियंत्रण और अधिक उत्पादन संभव हुआ। भारत पर प्रभाव। भारत में औद्योगिकरण। ब्रिटिश काल के दौरान 1850 के बाद भारत में भी आधुनिक उद्योग जैसे सूती मिलें स्थापित हुए, लेकिन साथ ही भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग, विशेषकर वस्त्र का पतन भी हुआ, क्योंकि मैनचेस्टर का सस्ता माल भारतीय बाजार में भर गया।
औद्योगिक विकास के चरण। पहले चरण में कोयला, लोहा और कपड़ा उद्योग प्रमुख थे। बाद में 19वीं सदी के अंत में बिजली, रसायनों और बड़े पैमाने पर उत्पादन, दूसरी औद्योगिक क्रांति ने इसे और गति दी। औद्योगिकरण ने न केवल आर्थिक संरचना बदली बल्कि जीवन शैली, श्रम व्यवस्था, ग्रामीण से शहरी पलायन और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी पूरी तरह बदल दिया। औद्योगिक क्रांति लगभग 1760 से 1840 से पहले का समाज मुख्य रूप से कृषि प्रधान, ग्रामीण और आत्मनिर्भर था। उत्पादन कार्य मशीनों के बजाय हाथों से हस्तशिल्प होता था, जिसमें मानव या पशु शक्ति का उपयोग होता था। उस समय जीवन सरल था, लेकिन आर्थिक विकास धीमा था और अधिकांश आबादी गांवों में ही रहती थी। औद्योगिक क्रांति से पूर्व की मुख्य विशेषताएं। कृषि और ग्रामीण जीवन। अधिकांश लोग खेती करते थे और अपनी ज़रूरतों की वस्तुएं स्वयं ही बना लेते थे। हस्तशिल्प और घरेलू उद्योग। सामान छोटे स्तर पर घरों में बनता था, जिसे घरेलू प्रणाली कहा जाता था। सीमित तकनीकी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत लकड़ी, पानी, हवा या पशु थे, न कि कोयला या बिजली। कम शहरीकरण। शहर छोटे थे और आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था। व्यापार और गिल्ड प्रणाली। व्यापार स्थानीय स्तर पर होता था और कारीगर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए गिल्ड संघ में संगठित थे। भारतीय संदर्भ। भारत में औद्योगिक क्रांति से पहले सूती वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग विश्व प्रसिद्ध थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित थे। संक्षेप में, यह एक ऐसा समय था जब मानव श्रम पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। विक्टोरियन ब्रिटेन। 19वीं सदी में मशीनें, भाप की शक्ति होने के बावजूद उद्योगपति हाथ से काम करने वाले श्रमिकों, हैंड लेबर को पसंद करते थे, क्योंकि वे सस्ते, प्रचुर मात्रा में और मौसमी काम के लिए उपलब्ध थे। उच्च वर्ग की हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग और जटिल डिजाइनों के कारण मशीनों से पहले इंसान का काम महत्वपूर्ण था। मुख्य बिंदु। हैंड लेबर वर्सेस स्टीम पावर इन हिंदी। श्रम की बहुतायत। ब्रिटेन में श्रमिकों की कमी नहीं थी, इसलिए मशीनें लगाने की जगह कम मजदूरी पर श्रमिक रखना आसान था। मौसमी काम। गैस प्रिंटिंग और शिपिंग जैसे उद्योगों में उत्पादन मौसम के अनुसार घटता बढ़ता था, जहां अस्थायी मशीनों के बजाय इंसानी हाथों की जरूरत थी। हस्त निर्मित का क्रेज। उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग हाथ से बनी बारीक डिजाइन वाली चीज़ों को मशीनी सामान से बेहतर मानते थे। तकनीकी सीमा। शुरू में भाप के इंजन, स्टीम इंजन्स महंगे थे और हर जटिल काम के लिए सक्षम नहीं थे। मशीनों का असर। यद्यपि भाप की शक्ति ने परिवहन, रेलवे और बाद में कारखानों को बदला, लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक उत्पादन में इंसानी श्रम का बोलबाला रहा। संक्षेप में, यह समय मशीनों के उदय का था, लेकिन इंसानी श्रम अभी भी अपरिहार्य था, खासकर सूक्ष्म और मौसमी कार्यों के लिए। औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज मुख्य रूप से औपनिवेशिक शक्तियों जैसे ब्रिटेन के हितों के लिए था। भारत में इसने पारंपरिक दस्तकारी उद्योग को नष्ट कर दिया। निरुद्योगीकरण। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के विकास के साथ जूट, कोयला और सूती वस्त्र 1854 में पहले
पहली मील जैसे आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई। औपनिवेशिक औद्योगिकीकरण की मुख्य विशेषताएं। स्थानीय उद्योगों का पतन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश मशीन निर्मित उत्पादों ने भारतीय बाजार को भर दिया, जिससे बुनकरों और दस्तकारों का पारंपरिक काम छिन गया। औपनिवेशिक नीतियाँ। भारत को केवल कच्चे माल, कपास, नील का निर्यातक और तैयार ब्रिटिश माल का आयातक बना दिया गया, जिससे विकास सीमित रहा। शुरुआती उद्योग। 1850 के बाद मुंबई सूती मिलें और बंगाल जूट मिलें में पहले उद्योग स्थापित हुए, जो मुख्य रूप से यूरोपीय पूंजीपतियों द्वारा शुरू किए गए। गुमास्तों का वर्चस्व। भारतीय बुनकरों को सीधे व्यापार करने से रोककर कंपनी के गुमास्तों ने आपूर्ति पर एकाधिकार कर लिया, जिससे बुनकरों का शोषण हुआ। भारतीय उद्यमों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश माल आना बंद हो गया, तब भारतीय उद्योगों को, जैसे जमशेदजी टाटा द्वारा लोहा और इस्पात बढ़ने का मौका मिला। यह प्रक्रिया विकास से अधिक शोषणकारी रही, जहां कच्चे माल की निकासी और तैयार माल के लिए बाजार के रूप में कॉलोनी का उपयोग किया गया। भारत में 19वीं सदी के मध्य 1850 के दशक में कारखानों का उदय हुआ, जिसकी शुरुआत बम्बई में पहली सूती मिल 1854 और बंगाल में जूट मिलों 1855 से हुई। प्रारंभिक उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों से आए मजदूरों पर निर्भर थे। ये मिलें उत्पादन बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता के लिए पुरानी घरेलू उत्पादन प्रणाली को पीछे छोड़ते हुए आधुनिक मशीनरी लेकर आईं। भारत में फैक्ट्रियों का आना। मुख्य बिंदु। शुरुआती दौर। 1850 के दशक में मुंबई कपास और बंगाल जूट प्रमुख औद्योगिक केंद्र बने। प्रमुख क्षेत्र। कानपुर में एल्गिन मिल 1860 और अहमदाबाद में पहली सूती मिल स्थापित हुई। औद्योगिक बदलाव। उत्पादन घरों से निकलकर मिलों या कारखानों की एक छत के नीचे आ गया। मजदूर कहाँ से आए? अधिकांश मजदूर आसपास के गांवों और जिलों से आए थे। औद्योगिक विकास। 1874 तक मद्रास में भी कताई और बुनाई मिलें शुरू हो गई थीं। औद्योगिकरण का महत्व। तकनीक का उपयोग। नई मशीनरी जैसे भाप इंजन और स्पिनिंग जेनी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम किया। उत्पादन में तेजी। मिलों में सभी प्रक्रियाएं एक ही जगह होने से क्वालिटी कंट्रोल और निगरानी आसान हो गई। भारतीयों की भूमिका। शुरुआती दौर में यूरोपीय व्यापारियों का दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय उद्योगपति भी आगे आए। आधुनिक दौर में फैक्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया। योजना और नियम। इंडिया कनेक्टेड के अनुसार जमीन, बिजली और पानी का कनेक्शन लेना जरूरी है। लाइसेंसिंग। एक्लाइम इंडिया के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकरण और अन्य कानूनी मंजूरी जैसे प्रदूषण बोर्ड अनिवार्य है। व्यवसाय के प्रकार। छोटी यूनिट साबुन, मोमबत्ती कम निवेश से शुरू की जा सकती हैं। बजाज फाइनेंस सर्वे के अनुसार। भारत में औद्योगिकरण 19वीं से 20वीं सदी की विशेषता यह थी कि यह पश्चिमी देशों की तरह मशीनीकृत नहीं था। यहाँ कारखानों के साथ साथ छोटे पैमानों के उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स का वर्चस्व बना रहा। स्वदेशी आंदोलन और युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग बढ़े, लेकिन तकनीकी बदलाव धीमा था।
मुख्य रूप से कपास, जूट, चाय और कॉफ़ी जैसे निर्यात केंद्रित उद्योग विकसित हुए। भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख विशेषताएं। पेकुलियरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लघु उद्योगों का दबदबा। कारखानों के विकास के बावजूद उत्पादन का बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर या छोटे पैमाने के उद्योगों हैंडीक्राफ्ट्स में होता रहा। धीमा तकनीकी विकास। नई तकनीक को अपनाने में देरी हुई क्योंकि हाथ से बने उत्पादों की मांग बनी रही और तकनीक महंगी थी। निर्यात केंद्रित उत्पादन। यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों मैनेजिंग एजेंसीज का चाय, कॉफ़ी, जूट और खनन जैसे उद्योगों पर एकाधिकार था जिनका उद्देश्य केवल विदेशी निर्यात था। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। 1906 प्लस। राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जिससे स्थानीय कताई मिलों और हथकरघा बुनकरों को बढ़ावा मिला। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध के कारण मैनचेस्टर का आयात रुक गया जिससे भारतीय मिलों को सेना के लिए वर्दी, टेंट और जूट के बोरे बनाने का बड़ा अवसर मिला। क्षेत्रीय संकेंद्रण। उद्योग प्रमुख रूप से मुंबई, पुणे, कोलकाता और छोटा नागपुर जैसे क्षेत्रों में केंद्रित थे जो सस्ते श्रम और परिवहन सुविधाओं से जुड़े थे। चीनी मिलों से प्रतिस्पर्धा। 1906 के बाद चीनी और जापानी मिलों के सस्ते धागे के कारण भारतीय निर्यात को कड़ी टक्कर मिली। कुल मिलाकर भारत में औद्योगिक विकास मिश्रित था जिसमें आधुनिक कारखाने और पारंपरिक हथकरघा हैंडलूम दोनों ही अपना स्थान बनाए हुए थे। वस्तुओं का बाजार। मार्केट फॉर गुड्स वह स्थान या तंत्र है जहां खरीददार और विक्रेता भौतिक जैसे दुकान या आभासी जैसे ऑनलाइन रूप से मिलकर उत्पादों का आदान प्रदान करते हैं। यह आपूर्ति और मांग द्वारा मूल्य निर्धारित करता है। यह बाजार उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तुओं, कच्चे माल और कृषि उत्पादों का व्यापार सुगम बनाता है। बाजार के मुख्य पहलू। बाजार के मुख्य पहलू। कार्य प्रणाली। उत्पादक या विक्रेता आपूर्ति करते हैं जबकि उपभोक्ता मांग करते हैं। इन दोनों के मिलने से मूल्य निर्धारित होता है। प्रकार। भौतिक बाजार, शॉपिंग सेंटर, थोक बाजार और आभासी बाजार, ई-कॉमर्स। भारतीय बाजार परिदृश्य। भारत 2030 तक उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का चौथा सबसे बड़ा बाजार बनने की राह पर है। निर्यात उत्पाद। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, रसायन और वस्त्र मुख्य व्यापारिक वस्तुएं हैं। संरचना। इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार और अल्पाधिकार जैसी विभिन्न संरचनाएं शामिल हैं। महत्व। यह समाज में संसाधनों के कुशल वितरण, मूल्य निर्धारण और आर्थिक विकास को सक्षम बनाता है। भारत में दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति, परंपरा और आधुनिकता का एक जीवंत मिश्रण है। यहाँ संस्कृति रीति रिवाजों, धर्म और कला से गहराई से जुड़ी है जबकि राजनीति एक संसदीय लोकतंत्र द्वारा शासित है जिसमें जनता की भागीदारी है। सांस्कृतिक विविधता और 4500 साल पुरानी विरासत के साथ यहाँ रोज़मर्रा के जीवन में पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक ताने बाने पर बहुत जोर दिया जाता है। भारत में दैनिक जीवन, डेली लाइफ इन इंडिया। परिवार और समुदाय जीवन सामाजिक संबंधों, संयुक्त परिवारों और अतिथि देवो भव की परंपरा के इर्द गिर्द घूमता है। रीति रिवाज और जाति। विवाह और त्योहारों में रीति रिवाज, जाति और धार्मिक परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यद्यपि आधुनिकता आ रही है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था अभी भी सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है। खान पान और पहनावा। भारत में भोजन में विविधता और हर क्षेत्र का अपना
अलग पारंपरिक पहनावा जैसे साड़ी कुर्ता है। संस्कृति और परंपरा, कल्चर एंड ट्रेडिशन। प्राचीन विरासत, भारत दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है जिसमें कला, संगीत और वास्तुकला धार्मिक और क्षेत्रीय प्रतीकों से प्रभावित हैं। भाषा और नमस्ते, भाषाएं सांस्कृतिक पहचान का केंद्र हैं और नमस्ते के साथ सम्मानजनक अभिवादन एक आम बात है। त्यौहार, दीपावली, ईद, होली जैसे त्यौहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं जो एकता का प्रतीक है। भारतीय राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। लोकतांत्रिक ढांचा, भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ संविधान सर्वोपरि है। सरकार की संरचना, राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। शासन प्रणाली, देश में 3 मुख्य स्तरों पर शासन होता है: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, पंचायत या नगर पालिका। लोकतंत्र की भागीदारी, चुनावों में जनता की भागीदारी एक प्रमुख विशेषता है जो देश के राजनीतिक भाग्य को तय करती है। जीवन यापन का विरोधाभास, भारत में जीवन विरोधाभासों से भरा है। यहाँ 25% निरक्षरता दर के साथ साथ उच्च शिक्षित वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का एक बड़ा वर्ग भी है। इसके अलावा भारत दुनिया में रहने के लिए सबसे सस्ते देशों में से एक है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का तात्पर्य उस सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव से है जो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद आया। इस क्रांति ने ज्ञान के प्रसार, शिक्षा और सूचना के आदान प्रदान के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। मुद्रण का इतिहास और विकास, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। मुद्रण की तकनीक समय के साथ विकसित हुई जिसने हस्तलिखित पांडुलिपियों की जगह ली। चीन में शुरुआत, दुनिया में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। शुरुआती दौर में लकड़ी के ब्लॉक, वुड ब्लॉक्स का उपयोग करके कागज पर छपाई की जाती थी। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, 1448 के आसपास जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने अपना यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया। उन्होंने जैतून पेरने की मशीन के मॉडल पर आधारित अपना प्रेस बनाया और सबसे पहली पुस्तक बाइबिल छापी। हस्तलिखित से मुद्रित तक, छपाई से पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं जिन्हें पांडुलिपि मैनस्क्रिप्ट कहा जाता था। ये बहुत महंगी और नाजुक होती थी। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पुस्तकों का उत्पादन तेजी से और बड़ी मात्रा में संभव हो गया जिससे उनकी लागत कम हुई। आधुनिक दुनिया पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। मुद्रण संस्कृति ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया और आधुनिक विचारधाराओं को जन्म दिया। पढ़ने की नई संस्कृति, पुस्तकों के सस्ता होने से पढ़ने का शौक केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह आम जनता, बच्चों, महिलाओं और श्रमिकों तक भी पहुंच गया। धार्मिक और सार्वजनिक बहस, प्रिंट ने लोगों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा करने का मंच दिया। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने संवाद कौमुदी जैसी रचनाओं के माध्यम से सती प्रथा जैसी कुरीतियों की आलोचना की। क्रांतिकारी विचार, कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ही फ्रांसीसी क्रांति के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया।
क्योंकि इसने चर्च और राजशाही की निरंकुश सत्ता पर सवाल उठाने वाले विचारों को फैलाया। भारत में मुद्रण संस्कृति, प्रिंट कल्चर इन इंडिया। भारत में प्रिंट का आगमन और इसका प्रभाव राष्ट्रवाद की भावना जगाने में महत्वपूर्ण रहा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 1556 में गोवा में जेसुइट मिशनरियों द्वारा लाया गया था। महिलाओं पर प्रभाव, मुद्रण के प्रसार से महिलाओं को शिक्षा के अवसर मिले और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। सेंसरशिप और राष्ट्रवाद, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी आवाज़ों को दबाने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। इसके बावजूद बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने केसरी के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार जारी रखा। हिंदी में सबसे पहली मुद्रित प्रिंटेड पुस्तकें मुख्य रूप से 19वीं सदी की शुरुआत में ईसाई मिशनरियों द्वारा बाइबिल के अनुवाद और स्कूली पाठ्यपुस्तकों के रूप में आई थीं। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा 1819 के आसपास प्रकाशित सामग्री सबसे शुरुआती हिंदी छापों में से एक थी। उदंत मार्तंड 1826 हिंदी का पहला समाचार पत्र था। हिंदी मुद्रण का प्रारंभिक इतिहास, ईसाई धर्मग्रंथ हिंदी भाषा में सबसे पहले छपे कार्यों में से एक 1800 के दशक की शुरुआत में ईसाई मिशनरियों जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े द्वारा प्रकाशित अनुवाद थे, जो बाइबिल या धार्मिक संदेशों पर आधारित थे। स्कूल की किताबें, 1819 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी ने हिंदी देवनागरी में किताबें प्रकाशित की थी, जिनका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था। हिंदी का पहला पत्र पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा 30 मई 1826 को कोलकाता से साप्ताहिक उदंत मार्तंड निकाला गया था, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था, न कि पुस्तक, लेकिन यह मुद्रण के प्रारंभिक चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मुद्रण केंद्र, हिंदी में प्रारंभिक पुस्तकें मुख्यतः कोलकाता और बाद में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, जैसे कि नवल किशोर प्रेस, जो बाद में स्थापित हुआ, के माध्यम से मुद्रित की गई। ध्यान दें कि भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था, लेकिन हिंदी में मुद्रण काफ़ी समय बाद 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। यूरोप में प्रिंटिंग का आगमन 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब सिल्क रूट रेशम मार्ग से चीनी कागज और 1295 में मार्को पोलो द्वारा वुड ब्लॉक तकनीक इटली लाई गई। इसने हस्तलिखित पुस्तकों के स्थान पर सस्ती किताबों के उत्पादन की शुरुआत की, जिससे ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ, और 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने क्रांति ला दी। यूरोप में प्रिंटिंग का इतिहास और विस्तार। चीन से आगमन, 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग के माध्यम से चीनी कागज यूरोप पहुंचा, जिसने पांडुलिपियों के निर्माण को सुलभ बनाया। मार्को पोलो का योगदान, 1295 में इतालवी खोजकर्ता मार्को पोलो ने चीन से वापस लौटकर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की तकनीक यूरोप इटली को दी। तकनीक का प्रसार, शुरुआत में इटली में, फिर धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों में लकड़ी के ब्लॉकों से किताबें, ताश के पत्ते और धार्मिक चित्र छापे जाने लगे। व्यावसायिक मांग, जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ी, पुस्तक मेलों का आयोजन हुआ और विक्रेताओं ने बड़ी संख्या में लेखकों को नियुक्त किया।
गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस 1430 के दशक में जर्मनी के स्टेंसबर्ग में जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग ने पहली बार मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया, जिसने पुस्तक उत्पादन में भारी तेजी लाई। प्रिंटिंग के प्रभाव, पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार। किताबों के सस्ते होने से आम जनता तक ज्ञान पहुंचा, जिसने पुनर्जागरण और चर्च की सत्ता को चुनौती देने वाले आंदोलनों को बढ़ावा दिया। ज्ञान का लोकतांत्रिकरण, शिक्षित वर्ग, छात्रों और व्यापारियों तक नई विचारधाराएं तेजी से पहुंची। 15वीं सदी में योहान गुटेनबर्ग द्वारा विकसित प्रिंटिंग प्रेस ने मुद्रण क्रांति प्रिंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसने किताबों के उत्पादन की गति बढ़ाकर उन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। इसने साक्षरता दर में वृद्धि, विचारों के प्रसार, धर्म सुधार जैसे प्रोटेस्टेंट आंदोलन और सामाजिक राजनीतिक क्रांतियों जैसे फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा दिया। मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव, प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। साक्षरता में वृद्धि, किताबों की लागत कम होने और उपलब्धता बढ़ने से आम लोग जो पहले केवल मौखिक संस्कृति पर निर्भर थे, पढ़ने लगे। ज्ञान का प्रसार, वैज्ञानिक विचारों, धार्मिक ग्रंथ और नई विचारधाराओं का तेजी से प्रसार हुआ, जिससे तर्क संगत सोच बढ़ी। धर्म सुधार, रिलीजियस रिफॉर्मेशन। प्रिंट ने चर्च की तानाशाही को चुनौती दी, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, प्रिंट ने लोगों में तर्क शक्ति और स्वतंत्रता की भावना पैदा की, जिससे फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटनाओं की नींव पड़ी। भारत में प्रभाव, 1556 में गोवा में ईसाई मिशनरियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया, जिसके बाद भारतीय भाषाओं में किताबें और पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, जिससे भारतीय समाज और शिक्षा में सुधार हुआ। यह क्रांति ज्ञान को कुलीन वर्ग के हाथों से निकालकर आम जनता तक ले आई, जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। द रीडिंग मानिया, पढ़ने का जुनून। 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ आई एक ऐसी लहर थी, जिसमें छपाई क्रांति के कारण सस्ती किताबों की बाढ़ आ गई थी। इस दौर में लोक कथाओं, पंचांगों और उपन्यासों की मांग बढ़ी, जिससे पाठकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। द रीडिंग मानिया के मुख्य बिंदु। अर्थ, मीनिंग। इसका अर्थ है पढ़ने की तीव्र इच्छा या जुनून, जो यूरोप में साक्षरता दर बढ़ने और मुद्रण प्रिंटिंग के सस्ते होने के कारण पैदा हुई। कारण, काजेस। शिक्षा का प्रसार, स्कूल और साक्षरता बढ़ने से पाठक वर्ग बढ़ा। सस्ती किताबें, प्रिंटिंग प्रेस के कारण किताबों की लागत कम हुई और वे आम जनता की पहुंच में आ गई। परिणाम, इफेक्ट्स। साहित्य में विविधता, लोक कथाओं, बैलड्स के साथ साथ पंचांग, रिचुअल कैलेंडर्स और अन्य प्रकार के साहित्य प्रकाशित होने लगे। नई पाठ्य सामग्री, उपन्यास और मनोरंजन के लिए छोटी पुस्तिकाएं, चैप बुक्स भी लोकप्रिय हुई। द 19th सेंचुरी का हिंदी में अर्थ 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी है। यह 1801 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को
संदर्भित करता है। इतिहास में यह समय औद्योगिक क्रांति, सामाजिक सुधार आंदोलनों और महत्वपूर्ण औपनिवेशिक विस्तार के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान। प्रमुख बिंदु। समय सीमा 1 जनवरी 1801 से 31 दिसंबर 1900। हिंदी में शब्द 19वीं शताब्दी। ऐतिहासिक संदर्भ। इसे अक्सर विकिपीडिया 19वीं सेंचुरी के अनुसार विक्टोरियन युग कहा जाता है। यह अवधि औद्योगिक क्रांति, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, नई वैज्ञानिक खोजों जैसे बिजली और चिकित्सा और विश्व स्तर पर बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के लिए उल्लेखनीय है। हिंदी में कक्षा 10 की एनसीईआरटी के संदर्भ में यह भूमंडलीकृत विश्व का बनना या औद्योगिकरण का युग जैसे विषयों का हिस्सा है। भारत में मुद्रण प्रिंट की शुरुआत 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ हुई, जिन्होंने गोवा में पहली बार प्रेस स्थापित किया। इसने शिक्षा, धार्मिक सुधारों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ज्ञान के तेजी से प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने पारंपरिक हस्तलिखित पांडुलिपियों को आधुनिक मुद्रित सामग्री में बदल दिया। भारत में प्रिंटिंग का इतिहास और विकास। शुरुआत 1579 में कैथोलिक पादरियों ने तमिल और फिर मलयालम में पुस्तकें छापी। औपनिवेशिक काल 18वीं शताब्दी के अंत तक जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट के साथ भारत में अंग्रेजी समाचार पत्रों की नींव रखी, जो 1780 में शुरू हुआ। केंद्र कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रिंटिंग के शुरुआती मुख्य केंद्र बनकर उभरे। भारतीय योगदान 18वीं सदी के अंत तक भारतीय भी प्रिंटिंग क्षेत्र में आए, जिसमें गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट पहली प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों में से एक थी। मुद्रण का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। नया पाठक वर्ग। प्रिंट ने किताबों की कीमत कम की, जिससे आम लोग ज्ञान से जुड़ पाएं। विचारों का प्रसार। इसने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज को बढ़ावा दिया, जिससे विचारों पर बहस तेज हुई। स्वातंत्र्य आंदोलन। प्रिंट ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उपनिवेशवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई। आधुनिक भारत में मुद्रण उद्योग। विशाल बाजार। भारत में अब लगभग 50,000 से अधिक प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। बाजार मूल्य। भारत का प्रिंटिंग उद्योग 260 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, जो पैकेजिंग और वाणिज्यिक प्रिंटिंग की बढ़ती मांग से प्रेरित है। डिजिटल प्रभाव। पारंपरिक प्रिंटिंग के साथ साथ डिजिटल तकनीक के आने से यह क्षेत्र अधिक उन्नत हो गया। प्रकाशन या पुस्तक मेलों और साक्षरता में वृद्धि के कारण मुद्रित किताबों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। प्रिंटिंग संस्कृति ने भारत के आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलने में एक आधारभूत भूमिका निभाई है। 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन और सार्वजनिक बहसें छपाई प्रिंट के आगमन से तेज हुई। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारकों ने मूर्ति पूजा, सती प्रथा और जाति व्यवस्था जैसे रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ तर्क संगत बहस की, जबकि रूढ़िवादियों ने समाचार पत्रों, संवाद कौमुदी, समाचार चंद्रिका के जरिए अपना पक्ष रखा। इन बहसों ने समाज में वैचारिक परिवर्तन की नींव रखी। प्रमुख सुधार आंदोलन और बहस के विषय। प्रमुख सुधार राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रामकृष्ण मिशन ने रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई।
सार्वजनिक बहस, धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद जैसे रामचरितमानस के कारण अब आम लोग भी शास्त्रार्थ में भाग लेने लगे। विधवा, आत्मदाह, सती, एकेश्वरवाद और पुरोहितवाद मुख्य बहस के मुद्दे थे। मुद्रण की भूमिका, स्थानीय भाषाओं में छपे पर्चों और अखबारों ने नए विचारों के प्रसार को बढ़ावा दिया। राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित की, जिसके विरोध में रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका निकाली। इस्लामी सुधार, मुसलमानों के बीच भी सुधार हुए। 1867 में स्थापित देवबंद मदरसे ने उर्दू में फतवे जारी कर दैनिक जीवन के आचरण और इस्लामी सिद्धांतों की व्याख्या की। विभिन्न धर्म, ईसाई धर्म के प्रचारकों से मुकाबले और अपनी परंपराओं के बचाव के लिए भी कई समुदायों ने प्रिंट का उपयोग किया, जिससे धार्मिक सुधारों को गति मिली। इन आंदोलनों का उद्देश्य अंधविश्वासों को खत्म करना, महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करना और तर्कसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना था। हिंदी में प्रकाशन के नए रूपों में डिजिटल क्रांति ने अहम भूमिका निभाई है। अब पारंपरिक प्रिंट अखबार, किताबें के साथ साथ ऑनलाइन लेख, ब्लॉग, न्यूज़लेटर, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और डिजिटल उपन्यास, ई बुक्स बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। ये नए रूप पाठकों के साथ संवाद, इंटरैक्टिव और तत्काल प्रतिक्रिया की सुविधा देते हैं। हिंदी प्रकाशन के प्रमुख नए और आधुनिक रूप, डिजिटल या ऑनलाइन प्रकाशन, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जैसे नव भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर का डिजिटल संस्करण, सोशल मीडिया और सामग्री निर्माण, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए हिंदी लेखन, पॉडकास्ट और वीडियो स्क्रिप्ट, यूट्यूब वीडियो और वीडियो विज्ञापन, पॉडकास्ट के लिए हिंदी पटकथा लेखन, ई बुक्स और किंडल संस्करण, उपन्यासों, लघु कथाओं और गैर कथा नॉन फिक्शन का डिजिटल रूप में प्रकाशन, ई पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं जैसे वसुधा, वागर्थ अब ऑनलाइन रूप में भी उपलब्ध हैं, डिजिटल व्यंग्य चित्र, कार्टून, समसामयिक विषयों पर सोशल मीडिया और न्यूज़ साइट्स पर शेयर किए जाने वाले कार्टून। ये नए माध्यम हिंदी भाषा की समृद्धि के साथ साथ विचारों के व्यापक और तीव्र प्रसार में सक्षम है। भारत में प्रिंट, मुद्रण और सेंसरशिप का गहरा संबंध औपनिवेशिक काल से रहा है, जहां अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए प्रेस पर कड़े प्रतिबंध जैसे 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाए। सेंसरशिप का अर्थ है प्रकाशन पर सरकारी नियंत्रण। 1799 के एक्ट से शुरू होकर भारतीय मीडिया ने औपनिवेशिक आपातकाल, 1975 और आधुनिक दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया है। भारत में प्रिंट और सेंसरशिप का इतिहास। औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1820 के दशक में प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना शुरू किया। 1799 का सेंसरशिप अधिनियम, लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसी आक्रमण के डर से यह अधिनियम लागू किया जो पूर्व सेंसरशिप लगाता था। 1857 का विद्रोह, 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को दबाने के लिए स्थानीय भाषा के प्रेस पर अंकुश लगाने की नीति अपनाई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, यह एक्ट सरकार को भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को सेंसर करने का विशेष अधिकार देता था। स्वतंत्रता संग्राम, इन प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता के विचार का प्रसार किया।
सेंसरशिप के प्रकार और महत्व। राजनीतिक सेंसरशिप सरकारें अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। नैतिक और धार्मिक सेंसरशिप अश्लील या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री को हटाने के लिए। सुरक्षा में सेंसरशिप राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सैन्य जानकारी को गुप्त रखने हेतु। आधुनिक भारत में स्थिति। आपातकाल 1975 इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर कड़ा सेंसरशिप लगाया। मौजूदा परिदृश्य। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है, जो सेंसरशिप और प्रेस की स्वतंत्रता पर चिंताओं को दर्शाता है। कानूनी मुद्दे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 95 जैसी कानूनी शक्तियों का उपयोग करके पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। निष्कर्ष। प्रिंट ने भारत में बहस मुबाहिसे की नई संस्कृति को जन्म दिया, लेकिन इसके साथ ही सेंसरशिप भी हमेशा एक मुद्दा बना रहा। आज भी अभिव्यक्ति की आज़ादी और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन का विषय है। आज की क्लास यही समाप्त होती है।